हाय। आज लेक्चर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किताबों में डेफिनेशन होती है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको केवल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है रब करके। ठीक है, रब किया हमने, जो ग्लास रोड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो वीकली न्यूक्लियस से बाउंड थे। वो रब होने के बाद में हम उसे थर्मल एनर्जी देंगे और वो ग्लास रोड से निकल के सिल्क के क्लॉथ पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी चीज़ों में भी, कंडक्टर से कंडक्टर में भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज। और चार्ज प्रोड्यूस करने के, वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, वी कैन ओनली प्रोड्यूस चार्ज बाय रबिंग, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। ठीक है, और देखो चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इट्स लाइक मैटर, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर पैदा होती है, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, जो भी कोई चीज़ दुनिया में आएगी उसमें मास होगा। ये अंदर की बात है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की बात है। ठीक है, मास होगा उसमें, नंबर 1। नंबर 2 उसमें चार्ज होगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं। नंबर 3 उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसमें। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब दुनिया का हर फंडामेंटल पार्टिकल, हर वो फंडामेंटल पार्टिकल जिनसे मिलके दुनिया बनी है। कितने फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इसके अलावा 6 क्वार्क होते हैं, क्वार्क्स। एक का नाम अप होता है, इसका अपोजिट वाला डाउन होता है, जैसे दिन का अपोजिट रात होता है। एक का नाम चार्म होता है, दूसरे का नाम स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज। एक का नाम बॉटम, तो इसके अपोजिट वाला टॉप बॉटम। ठीक है, 6 क्वार्क होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इन पे सब पे चार्ज होता है, इनमें सब में मास होता है, इन पे सब में मास होता है, चार्ज होता है सब पे। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, मास भी होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी करते हैं, ये मैग्नेट भी होते हैं। धीरे 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 इनसे मिलकर एक मैग्नेट बनती है, यानी कि एक छोटी मैग्नेट, ये नैनो मैग्नेट होती है। इन्हीं सबको मिला के एक मैग्नेट बनती है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, ऐसे सेल होती है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं हमने केमिस्ट्री में 11th या 12th में हम पढ़ेंगे, और 11th में हमने पढ़ा भी है। ऐसे ऐसे ये सेल फिल है, ये सेल पेयर्ड अनपेयर्ड, यानी कि इसका नॉर्थ से साउथ, इसका साउथ से नॉर्थ, ये कैंसिल आउट कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इससे नैनो मैग्नेट। ठीक है, इट्स लाइक दिस, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ ये इलेक्ट्रॉन, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका 2, ये नॉर्थ से साउथ, ये साउथ से नॉर्थ, कैंसिल आउट। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, कैंसिल आउट। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। लेकिन ये रह गया अकेला। इसका मतलब अब इस एटम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमारे घरों में हम चुम्बक वगैरह बचपन से यूज करते हैं, वो क्या होती है? वो या तो आयरन होता है या निकल होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हाईली फेरोमैग्नेटिक, हाईली क्या होते हैं, मतलब हाईली मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सारे यही होते हैं, निकल, कोबाल्ट, निकल या फिर आयरन दुनिया भर के होते हैं। कम मैग्नेटिज्म शो करता है, कोई एक बहुत ज़्यादा शो करता है, तो वो इन पे डिपेंड करते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें एक मैग्नेट अनपेयर्ड रह गया। अगर ये पेयर्ड हो जाती तो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इज ए मैग्नेट। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 1922 में एक स्टर्न, ये पढ़ लेना, स्टर्न और जर्लैक, ये एक्सपेरिमेंट इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इसलिए उनका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसीलिए वो जो स्पिन हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, स्पिन स्पिन स्पिन, वो स्पिन कुछ नहीं होती, वो मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ए नैनो मैग्नेट। ऐसे ये क्वार्क जो भी हैं, ये सब मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे ही जो प्रोटॉन होता है वो भी एक मैग्नेट होता है, लेकिन प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से थाउजेंड्स ऑफ टाइम कम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भी 1000 गुना छोटी मैग्नेट होती है। ठीक है, तो देखो इन फंडामेंटल पार्टिकल से दुनिया मिलके बनी है। इसका मतलब ये सारे मास वाले भी हैं, इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी है और इनमें मैग्नेटिक मोमेंट भी है। दुनिया में कोई भी चीज़ आएगी तो तीनों चीज़ें होंगी, ये अंदर की बात होती है। अब कोई पूछेगा ये क्यों होता है? देखो, नो वन नोज।
इस दुनिया में बहुत से क्वेश्चन है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बस हमें ये मानना है कि इस दुनिया में जो आएगा उनमें ये तीनों चीज़ें होंगी। ये अंदर की बात है। मास क्यों होता है? नो वन नॉज। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्यों होता है? नो वन नॉज। क्या पता फ्यूचर में नॉज कर लें हम, लेकिन अभी तक तो नहीं कर पाए नॉज, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि हर चीज़, हर फंडामेंटल पार्टी के नीचे मैग्नेट, नो वन नॉज पैदा हुआ है, तो ये चीज़ें आती है इसमें अंदर। लिविंग थिंग में एक सोल आती है। सोल कहाँ से आती है? क्या होती है? कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं। नो वन नॉज। ये क्वेश्चन हमेशा नो वन नॉज ही रहेंगे शायद, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे समझ में आ गया। तो जो चीज़ें पहले से ही हैं, यानी कि दुनिया स्टार्ट हुई थी, अब हैं और सदा रहेंगे, ये हमेशा थे, हमेशा से थे। ये कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। दे आर ऑल कंजर्व्ड। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके न्यूमेरिकल वगैरह कराऊंगा आगे, फिर यूनिट ऑफ चार्ज बताऊंगा मैं तुम्हें। ओके, लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि हमको कहा जाएगा कि एक बॉडी ए है, उसके ऊपर ये चार्ज है। दूसरी बॉडी बी है, उसके ऊपर ये चार्ज है। इनका नेट चार्ज है कुछ, इनको टच करता हूँ, उसके बाद बताओ कितना चार्ज होगा। याद रखना ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड तो छोड़ो यार, पूरे यूनिवर्स में चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो हम फिर मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे अंदर बराबर है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, हम किससे बन के बने हैं? कैल्शियम से, आयरन से, इससे उससे, हम एटम से मिलके बने हुए हैं। तो सबके जो स्पिन है अनपेयर्ड है ही नहीं हमारे अंदर। हमारे सबके पेयर, हमारे जो एटम है उनके सारे इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड में होंगे, ठीक है। इसलिए हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते। वी डोंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। हमारे अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, हम इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं। सारी दुनिया, ये 6 क्वार्क बताए थे मैंने और 1 इलेक्ट्रॉन बताया था। सारी दुनिया इन 7 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनी है। इन पे चार्ज होता है, मास होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम भी इससे मिलके बने हैं, तो हमारे अंदर भी सब कुछ है, लेकिन हम शो नहीं करते मैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब जितने हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन हैं। इसी तरह कैंसिल आउट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक मोमेंट, जितना हमारे अंदर, हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ की आधों की इधर थी तो आधों की नीचे की तरफ थी, तो कैंसिल आउट कर दिया। हम मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करते। जो मटेरियल जिनकी स्पिन कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनकी स्पिन कंप्लीट नहीं हो पाती, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आधे अधूरे होते हैं, इसीलिए वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसीलिए हम उनको घर पर यूज करते हैं। वो जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, देखो, तो आइसोलेटेड सिस्टम कह लो या पूरा यूनिवर्स कह दो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम था। तो इसका मतलब देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट चार्ज बिफोर टचिंग इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर टचिंग या आफ्टर कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये होता है, पहले वो बोल देता है, वो हमें न्यूमेरिकल में देगा, नीट में आएंगे ऐसे कि दे देगा ये है हमारे पास, फिर मैंने उनको टच किया, फिर मैं ए का बता देगा, ए पे इतना चार्ज है तो बी पे बताओ। ऐसे ही वो कह देगा कि ए बी सी तीनों पे ये चार्ज है, किसी पे +5 क्यू, किसी पे +6 क्यू, किसी पे -7 क्यू। फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट में लेके आया, टच कराया। टच करने के बाद ए पे इतना, बी पे इतना, सी पे बताओ, ए पे इतना, सी पे इतना, बी पे बताओ, पी पे इतना, सी पे इतना, ए पे बताओ, ऐसे पूछेगा वो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कराता हूँ, पहले ए बी के कराता हूँ 2 बॉडी के, फिर ए बी सी के कराता हूँ। और ऐसे ही अगर तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चाहे 50 बॉडी दे दो, वो पहले बताएगा 50 बॉडी पे इतना इतना चार्ज है, फिर कह देगा कि मैंने सबको टच कराया, फिर बोलेगा कि 49 का ये है, मुझे 50वीं का बताओ, ठीक है। ओके, तरीका ये है तरीका। नेट चार्ज बिफोर टचिंग इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर टचिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, कांस्टेंट। पहले कितना था? +Q, और बाद में 1 मिनट पहले कितना? +Q और -5Q, तो टोटल 0 है, नेट चार्ज 0। तो बाद कभी क्या होगा? टच करने के बाद में मान लो वो बोलता है कि इस पे कितना है? 0 है, तो बी पे कितना होगा? बी पे भी 0 होगा। बी पे 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये 5 होल थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे इधर आए, ठीक है। और इसने, ये पाँचों ने, इन 500 इलेक्ट्रॉन ने ये 5 होल भर दिए, ये 5 होल भर दिए। तो टच करने के बाद क्या है? दोनों न्यूट्रल हो गए, दैट्स इट। उसने बोला ये 0 है। उसने क्या बोला? उसने बोला कि नेट चार्ज बिफोर 0, क्योंकि +5 -5,
नेट चार्ज बिफोर जीरो। अब नेट चार्ज आफ्टर, उसने बोला ए का तो जीरो है, बी का मुझे बताओ। ए का उसने बोल दिया और बी का मुझे बताओ, बी का क्या होगा, बी का भी जीरो। इसका मतलब न्यूट्रल हो गए, पाँचों आए, पाँचों होल भर दिए, दोनों न्यूट्रल। ठीक है, और कराता हूँ ए बी की। देखो ए के ऊपर प्लस 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 प्लस, बी के ऊपर माइनस माइनस माइनस। बोलता है कि टच करने से देगा वो, ए पे इतना है, वो देगा ए पे कितना है, प्लस का 7 क्यू, इस पे कितना है, माइनस का 3 क्यू। हमें पता है नेट चार्ज बिफोर। अब वो बोलता है मैंने टच करा दिया दोनों को, टच कराने के बाद में वो बोलता है कि ए पे इतना है, मुझे बी पे बताओ, बी पे कितना होगा। ठीक है, उसने ए पे कितना बोल दिया, टच कराने के बाद प्लस का 4 क्यू, बी का मुझे निकालना है। अब देखो ये कितना हो गया इधर, प्लस का 4 क्यू। ठीक है, ये प्लस का 7 था, माइनस का 3, और इसके बाद में प्लस का 4 क्यू, ये इधर आएगा, ये माइनस का, और बी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी पे हो गया 0। बी पे 0 कैसे हुआ होगा, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ 7 होल थे, अब बोल रहा है कि 4 होल है टच करने के बाद में। साफ सी बात है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन उठे होंगे और 3 होल भर दिए होंगे, 4। तो ये कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल बी पे 0 हो गया। एक और कराता हूँ ए बी का। ये देखो कितने भी भर दो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब हो जाएगा। ठीक है, नेट चार्ज बिफोर, बिफोर क्या, टचिंग, या बिफोर क्या, कांटेक्ट। 5 5 और 5 10, 1 मिनट। ओके, 5 और 5 10, प्लस का 10 क्यू, ये क्या था, माइनस का 7 क्यू। अब ये कितना हो गया, प्लस का 3 क्यू। ठीक है, ये तो था बिफोर, बिफोर टचिंग। अब वो बोलता है कि टच करने के बाद में ए पे हो जाता है, ये मुझे बी पे बताओ, बी पे कितना होगा। ओके, हमें पता है कि नेट चार्ज बिफोर टचिंग इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर टचिंग। नेट चार्ज बिफोर क्या था, प्लस का 3 क्यू आया था, नेट चार्ज इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर। नेट चार्ज आफ्टर उसने ए का दिया है, प्लस का 5 क्यू, बी का उसने पूछा है, इसको इधर लेके आ जाओ। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 क्यू माइनस 5 क्यू इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू माइनस का 2 क्यू, ये आ जाएगा। इसका मतलब इस पर कितना रह गया, माइनस का 2 क्यू। अब ये ऐसे कैसे हुआ होगा, देखो इससे साफ बताता हूँ मैं। इस पे 5 थे, इस पे 10 थे, ये बोल रहा है कि टच करने के बाद ए पे 5 रह जाता है। इसका मतलब ये 5 होल कैसे भरे होंगे, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन उठे होंगे, 1 2 3 4 5, और ये 5 होल भर दिए, 5 2, बी इज इक्वल टू माइनस 2 क्यू। नेट चार्ज बिफोर इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर। क्लियर। अभी ए बी सी 3 बॉडी का कराता हूँ मैं, ए बी सी 3 बॉडीज का कराता हूँ मैं। एक बार तुम्हें आ जाता है ना ये सब, उसके बाद में तो चाहे 50 बॉडी दे दे, ठीक है, वो सब कर दोगे तुम। ए का उसने बोला प्लस 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 प्लस, बी का उसने बोला माइनस 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 माइनस, सी का उसने बोला प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये दे दिया। अब क्या करना है, अब हम पहले तो नेट चार्ज बिफोर, नेट चार्ज बिफोर प्लस का 6 क्यू माइनस का 5 क्यू प्लस का 3 क्यू, कितना हो गया ये 6, यानी कि, और ये माइनस का 5 यानी कि प्लस का 4 क्यू, यही है, राइट। अब वो बोलता है कि टच करने के बाद में ए पे कितना हो जाता है, प्लस प्लस प्लस, बी पे कितना हो जाता है
माइनस माइनस माइनस, सी पे मुझे बताओ, सी पे मुझे बताना है, ठीक है। ओके, नेट चार्ज बिफोर हमने निकाल लिया इक्वेशन 1। नेट चार्ज आफ्टर, नेट चार्ज आफ्टर कितना है, ए का दे रखा है +3Q -3Q और सी का निकालना है। तो ये देखो +3Q -3Q ये उड़ गया, यानी कि इजिकल टू सी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इजिकल टू 2, क्योंकि नेट चार्ज बिफोर इजिकल टू नेट चार्ज आफ्टर, यानी कि सी इजिकल टू प्लस का 4Q, सी इजिकल टू प्लस का 4Q। अब देखो इससे प्रूव करके दिखाता हूँ। क्या बोला उसने, उसने बोला टच करने के बाद में ए पे कितना रह जाएगा, 3 के रह जाएंगे। इसका मतलब ये 3 भर दिए। कैसे भरे होंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये भर गया, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, उसके बाद में ये बोलता है कि बी पे -3 है। ओके, बी पे -3 है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रह गया होगा, आया होगा, तो यहाँ पे एक और होल हो गया होगा। तो ये देखो 4 प्लस का, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ABC। नेट चार्ज बिफोर इजिकल टू नेट चार्ज आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में 2 बॉडी का दे देगा, तीसरी का निकलवाएगा, आराम से निकाल दोगे। B इजिकल टू +4Q, ठीक है, क्लियर। रोक रोक के प्ले बैक करके और स्पीड कम करके, या जिनको पहले से आते हो स्पीड को ज़्यादा करके कैसे भी देख सकते हैं। एक और कराता हूँ ABC का, उसके बाद में यूनिट ऑफ चार्ज कराऊंगा, उसमें एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो ए पे, बी पे, सी पे, ओके। नेट चार्ज बिफोर प्लस का 5Q माइनस का 8Q प्लस का 4Q, कितना हो गया, ये 5 और 4 9, यानी कि प्लस का Q, ठीक है। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, यानी कि नेट चार्ज आफ्टर, वो बोलता है कि नेट टच करने के बाद में ए पे तो हो जाता है, ये बी पे हो जाता है, ये मुझे सी पे बताओ कितना है। ओके, बता देंगे, हमें पता है एक ही तरीका है, नेट चार्ज बिफोर नेट चार्ज आफ्टर, ठीक है, दोनों को। नेट चार्ज आफ्टर उसने ए पे कितना बुलाया, प्लस का 3Q, बी पे माइनस का 4Q, सी पे निकालना है। ओके, नो प्रॉब्लम। सी हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, C -Q आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इजिकल टू 2, यानी कि NCB इजिकल टू NCA, दोनों हो जाएंगे। तो C, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे करता हूँ, C -Q, एक साइड तो ये था इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या थी, प्लस का Q, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2Q, यानी कि C पे कितना होगा 2Q, किसका, प्लस का 1 और 2। अब देखो यहाँ से देख के बताता हूँ। उसने बोला टच करने के बाद में ए पे रहता है 3 होल, यानी कि इसके 2 होल खा गए, यहाँ से 2 उठे होंगे, 2 होल भर दिए होंगे। ओके, उसके बाद में ये बोलता है कि इस पे बी पे 4 रह जाता है, 4, इसका मतलब 2 और ले जाने होंगे कहीं पे, यहाँ से 2 ले जाओ, और ये इसने ये होल भर दिए होंगे। तो सी पे कितने, 2 होल बच गए, ये 2 आ गए हमारे। C इजिकल टू +2Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अरे इसको बंद नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मैं यूनिट ऑफ चार्ज बताऊंगा तुम्हें। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, 2 इंसुलेटर लेते हैं। देखो फ्रिक्शन हम कंडक्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर में जब हम फ्रिक्शन करेंगे ना, तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले भी जाएंगे ना, तो साथ के साथ वापस भी आ जाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलता। फ्रिक्शन से हम कंडक्टर पर कभी भी चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। फ्रिक्शन 2 कंडक्टर को उठाओ, कितना ही फ्रिक्शन कर लो, यहाँ से जाएंगे तो इतना माइक्रो सेकंड का प्रोसेस होता है कि गलती से यहाँ से यहाँ पे चले भी गए ना, तो तुम हटा भी नहीं पाओगे उनको, वापस वो वहीं पे चले जाएंगे जहाँ से आए थे, ठीक है। तो फ्रिक्शन से हम 2 कंडक्टर पे कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम जब भी फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम इंसुलेटर की बात करते हैं। ग्लास रॉड इज इंसुलेटर, सिल्क क्लॉथ इज इंसुलेटर, ठीक है, एबोनाइट रॉड इज इंसुलेटर। इंसुलेटर पे फ्रिक्शन पे चार्ज केवल इंसुलेटर पे किया जा सकता है। एक बार जहाँ पे रगड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज मूव नहीं कर सकता। एक बार यहाँ से यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे यहाँ दूसरी जगह पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। सेम जगह पे फिर से जहाँ से उसको फ्रिक्शन किया था, जहाँ से उसको रगड़ा था, और वहाँ से जाके टच किया जाएगा तो ही वो वापस आ पाएंगे, ठीक है।
तो इंसुलेटर पे ही हम फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मूव ऑन इंसुलेटर। लेकिन कंडक्टर पे अगर हम कोशिश करेंगे तो कंडक्टर में चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तुम जैसे ही मूव करके इधर से इधर पहुंचाओगे वो तुरंत उसी टाइम साथ के साथ वापस आ जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ गया भी है क्या। तो फ्रिक्शन से हम केवल इंसुलेटर में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है कंडक्टर। कंडक्टर तो नाम ही कंडक्शन हो गया, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, एक कंडक्टर पे है कुछ चार्ज, दूसरे पे न्यूट्रल है, तो दोनों को टच कराएंगे, जो चार्ज था वहाँ से दूसरे वाले पे आ जाएगा, ठीक है। कितना आता है, वो आता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये चैप्टर 3 में है, जो तुम्हें बताऊंगा पोटेंशियल क्या बीमारी है, ठीक है। वहाँ पे पता चलेगा, वहाँ तुम्हें पता चलेगा दो कंडक्टर पे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, वहाँ पता चलेगा। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज फ्लो करने का केवल एक ही तरीका, पोटेंशियल। जब तक एक पे पोटेंशियल हाई रहेगा दूसरे पे लो रहेगा, तो हाई वाले से लो पे जाता रहेगा, और दोनों के पोटेंशियल सेम है तो दोनों को टच करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है इंडक्शन। इंडक्शन भी किस में होता है, इंडक्शन तो दोनों में हो सकता है, कंडक्टर में भी और इंसुलेटर में भी। एक क्या बोलते हैं, ये एक धरा है कंडक्टर इंसुलेटर स्टैंड पे, पहले न्यूट्रल था, कोई एक ग्लास रोड लेके आते हो, यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये अपने अपने कमरे छोड़ के आ जाएंगे, तो कंडक्टर में भी इंडक्शन हो जाता है। इसी तरह क्या बोलते हैं, वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होता है, इसमें हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज हो जाता है तो इसका मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज से आ रहा था, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये पॉजिटिव से आ रहा है, तो इधर इस साइड हो जाता है नेगेटिव हावी और इस साइड पॉजिटिव हावी हो जाता है। तो ये इंडक्शन से इंसुलेटर पे भी चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन ओनली प्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग। अब आता है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसके बाद में यूनिट ऑफ चार्ज तुम्हें सबको पता है कूलाम होता है, लेकिन कूलाम क्यों होता है ये तुम्हें जैसे ही मैं 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक कूलाम क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज ए कूलाम, लेकिन एक कूलाम होता क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 न्यूमेरिकल जो कराऊंगा वही बता देंगे अपने आप, ठीक है। देखो पहले कराता हूँ 8 कूलाम। पहले तो तुम सुनो क्या होता है कि चार्ज एक क्या होनी चाहिए, देखो तो चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चार्ज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। लेकिन चार्ज इसका मतलब चार्ज फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए ना, सब कुछ इसी पे है, चार्ज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिसिटी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। लेकिन चार्ज इज ए ड्राइव्ड यूनिट नॉट फंडामेंटल, ये बस अपना बना रखा उन्होंने प्रोग्राम, हमें नहीं पता। हमारे हिसाब से कोई भी कॉमन साइंस का बच्चा दिमाग लगाएगा, उससे पूछेगा तो वो सीधा यही कहेगा कि चार्ज इज ए फंडामेंटल, लेकिन उसको बाद में पता चलता है यार चार्ज तो ड्राइव्ड बना रखा है इन्होंने करंट को बना रखा है फंडामेंटल, यानी कि करंट फंडामेंटल है और चार्ज ड्राइव्ड है, तो चार्ज से करंट से आप चार्ज को ड्राइव करोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। करंट को इन्होंने ड्राइव बना रखा है, जबकि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज होगा नहीं तो फ्लो नहीं करेगा तो करंट कहाँ से आएगा। बहते हुए चार्ज को ही करंट कहते हैं, रुके हुए चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, बहते हुए चार्ज को करंट कहते हैं, ठीक है। तो जब चार्ज होगा ही नहीं तो बहेगा कहाँ से, और बहेगा नहीं तो फिर करंट कहाँ से आएगा। एक्चुअल में तो चार्ज होना चाहिए था फंडामेंटल, लेकिन इन्होंने करंट को बना रखा है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब एक कूलाम होता क्या है ये बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ देखो पहले 8 कूलाम है माइनस का, इसका मतलब साफ सी बात है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन का ढेर है, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन का ढेर है, इतने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं इन इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग 2 ढेर बनाऊंगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मैं चार्ज के किस हिसाब से 2 टुकड़े करूं, 2 ढेर बनाऊं, 2 पेयर बनाऊं, कि कौन से वाले में मैक्सिमम फोर्स होगा, 2 ढेरों के बीच में कब मैक्सिमम फोर्स होगा। तो देखो पहले तो कितने ढेर बन सकते हैं, -7 कूलाम ले लूँ एक तरफ -1, एक तरफ -6, दूसरी तरफ -2, एक तरफ -5, दूसरी तरफ -3, और एक और बन सकता है 7 1 6 2 4 का 4 -4। क्या इससे ज़्यादा ढेर या इससे ज़्यादा पेयर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब ये पूछ रहा है कि कौन से वाले टुकड़े में मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है सबकी सेम लेंगे, क्योंकि हमें चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब है, सबके बीच में मानता हूँ मैं 1 मीटर के डिस्टेंस से सारे के सारे रख दिए, मैक्सिमम फोर्स किस में होगा ये पता लगाना है, ठीक है। देखो
क्या F1 निकालते हैं पहले वाले ढेर में, 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्केयर, सबके बीच में ये क्या है कांस्टेंट लेते हैं 1 मीटर, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। कितना आएगा 9 × 10⁻⁹ 7, 7 × 9 = 63 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, अब देखो F2 निकालता हूँ, यानी कि दूसरे वाले ढेर में। दूसरे वाले ढेर में क्या होगा 1/4 इप्सिलॉन, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 × 10⁻⁹ 6 2 डिस्टेंस सबका कॉमन, ये 9 ये 9 12 12 निम्न में 108। दूसरे वाले ढेर के इस वाले ढेर, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ढेर है। ठीक है, ये होगा। तीसरे वाला ढेर F3 1/4 इप्सिलॉन Q1 5 Q2 3, डिस्टेंस सबका सेम था, एक का स्केयर 9 × 10⁻⁹ और 15 15 निम्न 135 न्यूटन। चौथे वाले ढेर में 1/4 इप्सिलॉन Q1 4 Q2 4, 1 का स्केयर 9 × 10⁻⁹ 4 चौक 16 16 निम्न 144। देखो कौन से वाले ढेर में मैक्सिमम फोर्स आया, पहले वाले ढेर में 7 और 1 का, मैंने 7 और 1 का टुकड़ा किया तो 63 न्यूटन आता है। बाद में 6 10⁻⁹ न्यूटन सब में कॉमन है, 10⁻⁹ न्यूटन सब में कॉमन है। ये देखो F1 ये F2 ये F3 ये F4 सब में 10⁻⁹ न्यूटन कॉमन है। तो इसका मतलब पहले वाले ढेर में 63 आया, दूसरे वाले में 108 आया, तीसरे वाले में 135 आया और चौथे वाले में आया 144। चौथे वाला कौन सा था जिसमें चार्ज को हमने 2 इक्वल टुकड़ों में बांटा, 4 कूलम 4 कूलम। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब तुमसे पूछा जाता है ना कि मैं आपको 100 कूलम चार्ज देता हूँ तो इसके 2 टुकड़े बनाने हैं, 2 पेयर बनाने हैं, किस पेयर में मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा, तो बोल देना भाई 50-50 के 2 कर ले इक्वल। 80 बोलता है तो 80 कूलम के कौन से टुकड़े बनाऊं कि मैक्सिमम फोर्स हो, 40-40 के भाई 2 कर ले। 1000 कूलम के कितने टुकड़े बनाऊं, कौन सा पेयर होगा जिसमें मैक्सिमम फोर्स होगा, भाई 500 के 2 कर ले। ठीक है, 10,000 में 5,000 के भाई 2 कर ले। ठीक है, क्लियर। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। इसी तरह मैं एक और करा देता हूं तुम्हें, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो। ये देखो 4 कूलम के कितने हो सकते हैं, 2 कूलम, एक तरह 2 कूलम का, 2 कूलम का, 3 कूलम का, 1 कूलम का। डिस्टेंस सेम रखेंगे, डिस्टेंस से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड का पता लगाना कौन से वाले मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम फोर्स होगा। तो F1 निकालता हूं मैं, F1 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्केयर 9 × 10⁻⁹ 4 9 चौक 36 10⁻⁹ न्यूटन। पहले वाले ढेर में इतना आता है फोर्स। F2 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्केयर, यानी कि 9 × 10⁻⁹ और ये 3 9 × 27 × 10⁻⁹ न्यूटन। देखो पहले वाले ढेर में आया 36 न्यूटन, क्योंकि ये 10⁻⁹ तो दोनों में कॉमन है, तो ये पहले वाले ढेर में आया 36। पहले वाला ढेर क्या था जिसमें 2 इक्वल टुकड़े किए थे, दूसरे वाला ढेर में 3 का किया था, 1 का किया था, तो 27 आया। तो हमें पता चल गया 4 के मैक्सिमम फोर्स किस में आएगा, कौन से वाले पेयर में आएगा, जब चार्ज के 2 टुकड़े इक्वल टुकड़े किए जाए। अब देखो मैं बताता हूँ यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, किस लिए मैं इतनी देर से झक मार रहा था। ठीक है, वो बताता हूँ मैं तुम्हें। अब तुम अपने आप बता दोगे कि 1 कूलम क्या होता है। मैं कहता हूँ 2 कूलम है, इसके कौन से किस हिसाब से टुकड़े बनाऊंगी मैक्सिमम फोर्स हो। साफ सी बात है, एक ही टुकड़ा बनेगा, इसके 50 तो बनेंगे नहीं। 1 मीटर डिस्टेंस लेता हूँ, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। एक ही बनेगा, और तो नहीं बनेंगे। ऐसे तो नहीं कर लोगे, एक तरफ 2 कूलम रख दोगे, दूसरी तरफ 0 कूलम रख दोगे, ये तो ढेर ही नहीं बनाया इसका मतलब। तो एक ही ढेर बन सकता है, एक ही पेयर बन सकता है। फोर्स निकालो 1/4 इप्सिलॉन Q1 1 Q2 1, डिस्टेंस का स्केयर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब देखो ये मैक्सिमम फोर्स है इन दोनों के बीच में। अब 1 कूलम की डेफिनेशन जरा याद करके देखो क्या होती है। 2 चार्ज जिनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए, और उनमें मैक्सिमम फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का हो, तो वो चार्ज उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। उन चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगा, 1 कूलम का होगा। जब 1 कूलम के 2 चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे जाए तो मैक्सिमम फोर्स कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। यही बताना चाहता था मैं, व्हाट इज ए 1 कूलम। डेफिनेशन पढ़ लेना, इसको करने के बाद जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना मज़ा आएगा।
ठीक है, और एक डेरिवेशन कराता हूँ न्यूमेरिकल का, ठीक है। अब वो तुम्हें बोलता है, क्या बोलता है वो तुम्हें बोलता है कि डेरिवेशन सी भी बोर्ड में आ सकता है, शायद नीट में आ सकता है। ये एक चार्ज है, इस चार्ज के किस हिसाब से टुकड़े करूँ कि दो टुकड़ों में मैक्सिमम फोर्स आए, वही बात होगी जो अब से करता आ रहा हूँ। मान लो मैंने एक पेयर ये एक टुकड़ा ये ले लिया, क्यू ले लिया, दूसरा क्या होगा तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू ही होगा दूसरा, तो ठीक है। 1 मीटर की डिस्टेंस, मैक्सिमम फोर्स कब होगा निकालना भाई, फोर्स 1/4πε Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम चीज़ निकालने का, मैक्सिमम फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, जो तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये होता है, यानी कि हमें ये स्मॉल क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एफ इज इस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू पे। एफ कैसे चेंज होगा जब क्यू चेंज होगा, यही तो बात है। मान लो ग्राफ आए, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं हम। एक मैक्सिमा का पॉइंट होता है ये डी एफ अपॉन में डी क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा। डी एफ अपॉन में डी क्यू, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ और उसको 0 के बराबर रखता हूँ, या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। लेकिन हमें पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स आएगा, हमें पता करना है कि अब मैक्सिमम फोर्स का पॉइंट क्या है, स्मॉल क्यू की किस वैल्यू पे मैक्सिमम फोर्स आएगा, ये पता करना है। तो हमें देखो, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको डिफरेंशिएशन करके डी क्यू के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डी एफ अपॉन में डी क्यू, डिफरेंशिएशन जी के क्यू के 0 के बराबर रख देंगे और हम स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये तो भाई मिनिमा का भी पॉइंट होता है ना 11वीं क्लास में, डिफरेंशिएशन तो ये इज इक्वल टू 0, तो मिनिमा भी हो सकता है। तो क्या करते थे हम दूसरी बार डेरिवेशन करते थे, उससे पता करते थे कि अगर दूसरी बार डेरिवेशन करने के बाद में क्या, अगर नेगेटिव आता है दूसरा डेरिवेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, इसका मतलब नेगेटिव आता है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप 0, स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा का पॉइंट है। यानी कि अब अगर इसका पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखोगे तो मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर उसका पॉजिटिव आ जाता है, दूसरा डेरिवेशन उसका पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इसका मतलब वो मिनिमा। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखोगे तो जो पॉइंट आएगा ना, वो मिनिमा का पॉइंट आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेशन इज इक्वल टू 0 रखने से पहले मुझे ये पता करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा। देखो इसका करके देखो, क्या करते हैं, दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं, 1/4πε, ये तो कॉन्स्टेंट है, 1 का स्क्वायर हटाओ इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम क्यू के रिस्पेक्ट में, ये क्यू को अंदर ले जाओ, क्यू स्क्वायर। पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डी एफ अपॉन में डी क्यू, क्या होगा इसका, क्या होगा ये 1/4πε, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू, ये क्यू का स्क्वायर माइनस 2q। ये तो हो गया पहले वाला, इसको हम 0 के बराबर रख तो देंगे और हमें लेकिन ये नहीं पता मैक्सिमा का पॉइंट आएगा या मिनिमा का। तो इसका एक बार और डेरिवेशन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि ये ऐसे ही तो होता है डिफरेंशिएशन। सेकंड बार डेरिवेटिव करेंगे इसका 1/4πε, यानी कि इसका डेरिवेटिव सेकंड टाइम q माइनस 2q। ये 11वीं का है, वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम्हें पहले से ही आता है, मैं तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम्हारे दिमाग में फीलिंग आनी चाहिए कि मैं तुम्हारा टाइम खराब करता हूँ, सर आता है हमें, आगे चलो ना, ठीक है। ये देखो, ये तो कांस्टेंट है क्यू, जो स्टार्ट में क्यू लिया था वो तो कांस्टेंट है। ये माइनस 2q, ये चेंज होगा, हमारा वेरिएबल स्मॉल क्यू है, तो ये कितना आएगा -2। तो इसका नेगेटिव वैल्यू आई हमारी, नेगेटिव आया हमारा जो स्लोप, सेकंड डेरिवेटिव स्लोप ऑफ स्लोप हमारा क्या है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेगेटिव कब आएगा, यहाँ पे ये 0 था मैक्सिमा, और फिर अगर आगे बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो नेगेटिव स्लोप आता है। हाँ, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 के बराबर रखते हैं तो जो पॉइंट आएगा, जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा के लिए आएगी, यानी कि फोर्स मैक्सिमम होगा। अब देखो पहले वाले को हमें पता चल गया नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। अब हम इसको करते हैं, बस ये हो गया, अब 2 मिनट दो, खत्म सारा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, डी एफ अपॉन डी क्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव Q1 Q2, ये तो था 1/4πε Q1 Q2 अपॉन
1 का स्केयर, आर का स्केयर, क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है। तो Q1 Q2 इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो जो मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, ठीक है, ये सारा इधर जाएगा तो 0, Q1 Q2 ये सारा 0। अब इसका करो, इस Q को अंदर लेके जाओ, कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका करो, कैपिटल Q कॉन्स्टेंट है, ये Q का हो जाएगा, यहाँ पे Q बचेगा और यहाँ -2Q इज इक्वल टू 0। ये -2Q को इधर लेके चले जाएंगे, ये हो गया, तो स्मॉल q क्या हो गया, इस 2 को इधर ले जाएंगे। देखो ये क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है 4 के 2 टुकड़े कैसे करेंगे कि 2 2 के बराबर पेयर में करो, 8 का 4 4 के मैक्सिमम फोर्स। इसने कहा था कि एक चार्ज Q है, इसके किस हिसाब से टुकड़े करो कि मैक्सिमम फोर्स आए, इसके इस हिसाब से टुकड़े करो, यानी कि किस हिसाब से टुकड़े करो, दूसरा टुकड़ा क्या Q अगर जो ले रहे हो, यानी कि 2 टुकड़े करो Q/2 के, ठीक है, Q/2 ये टुकड़े करो जब मैक्सिमम फोर्स आएगा। ये डेरिवेटिव, ये जो न्यूमेरिकल है ये बोर्ड में भी आ सकता है, नेट में भी आ सकता है, ठीक है, तो ये सब कर लेना। दिस इज़ लेक्चर 5 और आगे कराएंगे लेक्चर 6। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ एल्डर्स। छतों पे पानी रखो, गर्मियाँ आ गई है, पक्षी प्यासे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।